शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार बेटा। सुमन, अनुराधा, यस, निर्मल, मोनिका, महेश, राजकुमार, मौसम दैया, दर्श, खुशी, पूनम, लक्ष्य, सभी को गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल हम काफ़ी लंबे समय के बाद मिले हैं यहाँ पर। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फाइनली मैं आ गई हूँ। फाइनली आवाज़ भी आ गई होगी मेरी, है ना? बिल्कुल आवाज़ भी आ गई होगी। बिल्कुल। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कौन कौन मुझसे नाराज़ चल रहा है? यस, कौन कौन मुझसे नाराज़ चल रहा है ये मुझे बता दीजिए। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ें थी, एक चीज़ नहीं थी, काफ़ी चीज़ें थी। इस वजह से मैं नहीं आई आपके समक्ष। कंप्लीट यूनिट बाल विकास वाली मैंने करवा दी थी और उसके बाद चूंकि मैं नहीं आ पा रही थी, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल वैसे नहीं छोड़ा। मैंने आपको पूरा कोर्स भी दिया। और कोर्स देने का ये मतलब कतई नहीं था कि मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, कईयों ने आपने ये सोच लिया कि मैडम ने वो कोर्स दे दिया। मैडम ने वो कोर्स इसलिए दिया था कि मैं नहीं आऊँ तो कम से कम आपका नुकसान नहीं हो ना, आपका नुकसान नहीं हो, एटलीस्ट आप उन वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि टॉपिक तो वही है ना बेटा। अब हम अधिगम टॉपिक पढ़ेंगे तो अधिगम ही है ना। अधिगम का मतलब व्यवहार परिवर्तन होता है, तो व्यवहार परिवर्तन ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे मैं 2 बार पढ़ाऊं, चाहे मैं 20 बार पढ़ाऊं, चाहे मैं 30 बार पढ़ाऊं, वही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? रिकॉर्डेड और लाइव में कोई अंतर नहीं होता, केवल थोड़ा सा ये अंतर होता है कि मैं डायरेक्ट आपके कमेंट को पढ़ पाती हूँ, किसमें? लाइव में आपके कमेंट को पढ़ पाती हूँ, आपसे बात कर पाती हूँ, केवल इतना अंतर होता है। बाकी रिकॉर्डेड और लाइव क्लास में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। तो मैंने आपको इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस दी थी बेटा, ताकि मैं नहीं आ रही थी तो आप उनका फायदा उठा सकें, आप उनको देख सकें, कंटेंट पहले से क्लियर कर सकें, ताकि जब हम पढ़ें तो बिल्कुल हमें इजीली और समझ में आता रहे। ठीक है, वो क्लासेस देने का कतई ये मतलब नहीं था कि मैं आपको लाइव पढ़ाने नहीं आऊंगी। अरे वाह, डिम्पल बोल रही है कि मिलने का मजा अक्सर इंतजार के बाद ही आता है। क्या बात है, मतलब सी-टेट की CDP बेटा, एक बात ध्यान से सुन लो। CDP बाल विकास में वही टॉपिक होते हैं, मतलब जो टॉपिक आप रीट में पढ़ते हैं वो टॉपिक हर जगह आप यूज कर सकते हैं। केवल थोड़ा बहुत चेंजेस ये होता है, जैसे हम सी-टेट की बात करें तो सी-टेट में ये सारे टॉपिक तो है ही, रीट वाले सारे टॉपिक तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक होते हैं। ठीक है, कुछ और टॉपिक भी इसमें होते हैं, बाकी ये सारे टॉपिक तो है ही। तो CDP का मतलब CDP है बेटा, व्यक्तित्व सब में पढ़ोगे, बाल विकास सब में पढ़ोगे, अधिगम सब में पढ़ोगे, समायोजन सब में पढ़ोगे, चाहे वो सी-टेट हो, MP-टेट हो, UP-टेट हो, B-टेट हो, H-टेट हो या रीट हो, सब में पढ़ोगे। कुछ टॉपिक होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं बस, और कोई अंतर नहीं होता है। यस बेटा। मैंने तो यस आप मैं नाराज थी, लेकिन आज खुश हो गई मीना। यस बेटा, नाराज थी, आज खुश हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। मधु दीक्षित, बिल्कुल बेटा आ गई हूँ और अब बिल्कुल आती रहूँगी, हम पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। यस मैम, आप कहाँ थे बेटा? मैं थोड़ा सा उलझनों में उलझी हुई थी, है ना, क्योंकि सामाजिक प्राणी तो है ही, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, और कहाँ उलझी हुई थी, क्या जिम्मेदारी थी, वो उसे छोड़ते हैं अपन, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उससे बाहर मैं अभी तक नहीं निकली हूँ बेटा। उस जिम्मेदारी में मैं अभी भी फंसी हुई हूँ, लेकिन मुझे पता था कि काफ़ी लंबा समय हो गया और आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा मैडम, गायत्री मंत्र करवाओ। ठीक है बेटा, ठीक। यस, पढ़ने से पहले हम गायत्री मंत्र की शुरुआत करते हैं बेटा। तो सब करना चाहेंगे माँ सरस्वती का ध्यान, कौन नहीं करना चाहेगा? माँ सरस्वती का ध्यान तो हर कोई करना चाहेगा। तो बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, मन ही मन माँ का स्मरण कीजिए और मेरे साथ साथ बोलना है। गहरी लंबी सांस लो, तनाव को बिल्कुल बाहर निकाल दो। ओम भूर्भुवः
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एक खबर आपको पता लगी चुकी होगी कि विमेन ऑफ द ईयर 2022 और विमेन रिकॉग्निशन अवार्ड 2022 मिला है मुझे, प्राप्त हुआ है मुझे आपके प्यार से, आपके सहयोग से और आपके विश्वास से। तो सबसे पहले आपको ढेर सारा थैंक यू बोलूँ, धन्यवाद बोलूँ, बहुत छोटे शब्द लगते हैं मुझे ये, लेकिन बिल्कुल दिल से आभार व्यक्त करती हूँ बेटा मैं आपका। यस यस यस, मेरे घर के पास कौन रहता है भाई, कहीं वापस किसका वापस पढ़ लूँगी मैं। हाँ, तो बेटा बहुत सारी तकलीफ़ें जीवन में आती रहती हैं, लेकिन आप केवल और केवल मैं एक बात बोलती हूँ कि भरोसा बनाए रखना, ठीक है। मैंने जो आपको बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस दी हैं वो एक तो इस वजह से दी थी कि मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, आप उनको पढ़ सकें, वो सारी चीज़ें हैं। और मैंने सोचा था कि वो तो मैं आपको दे दूँ और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको करवाऊँ, है ना, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे उन क्लासेस के आधार पर मैं ढेरों क्वेश्चंस की तैयारी आपको करवा दूँ। बट अगर आप केवल और केवल लाइव क्लासेस वापस से चाहते तो नो प्रॉब्लम, मैं एज इट इज़ लाइव आपको करवाने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस आप कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ललितेश, मीना, सुमित, पिंकी, मधु, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। कंचन, सुमित, पता लग चुका होगा आई थिंक आपको इस खबर का पहले से ही, और मुझे लगता है आपने पहले से मुझे बधाइयाँ दे दी थी। तो चलिए बेटा पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। अब ये बधाइयाँ बहुत सारी होती रहेगी। हाँ, इतने दिनों बाद मिले ना हम, तो इसलिए काफ़ी कुछ भरा हुआ है कहने के लिए। डिम्पल बेटा, मदर जो है वो ठीक नहीं है मेरी, बिल्कुल स्टेबल है अभी उनकी सिचुएशन, बट ठीक नहीं है ना। वो मतलब पिछले 2 साल से, लगभग 1.5-2 साल से काफ़ी संघर्ष कर रही हैं मेरी माँ, और बीमार भी काफ़ी हैं, मतलब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और चल रहा है अभी। चलिए, पीयूष, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। सुमित, सविता, दर्श, लक्ष्य, मनु, थैंक यू सो मच सभी को बेटा। चलिए पढ़ाई की शुरुआत कर लें हम। बेटा यूनिट 5-6 भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। यस, फर्स्ट ग्रेड वालों को यूनिट 5-6 भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। वो 1-2 दिन में वापस आपके पास वो क्लासेस भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वो क्लासेस भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक बेटा। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अधिगम। यस, सभी अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अधिगम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। ठीक है, अधिगम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और ये टॉपिक भी काफ़ी लेंदी टॉपिक है। अधिगम क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे, परिभाषाओं की चर्चा हम करेंगे, विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे, सोपान की चर्चा हम करेंगे, और उसके बाद हमें अधिगम के सिद्धांत पढ़ने हैं। बहुत सारे सिद्धांत हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो माना कि बाल विकास सबसे लेंदी यूनिट थी, लेकिन अधिगम भी छोटी यूनिट नहीं है। अधिगम में भी हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। क्लियर है, अधिगम में भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो अधिगम का सिंपल भाषा में अगर हम अर्थ जानना चाहें तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। किसे कहते हैं अधिगम? किसे कहते हैं लर्निंग? सीखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम का अर्थ होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? अधिगम का अर्थ होता है, क्या आंसर देंगे आप? व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, अधिगम का क्या अर्थ होता है? व्यवहार परिवर्तन। अधिगम के अर्थ की हम बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन कैसे?
मान लीजिए कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कंप्लीट पढ़ने के बाद क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा? आएगा, यदि हकीकत में आपने अधिगम किया है। हाँ, अधिगम नहीं किया है तो हो सकता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आए। ठीक है, हो सकता है आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आए, लेकिन हकीकत में यदि आपने अधिगम किया है, ठीक है, यदि आपने सीखा है, यदि आपने अधिगम किया है, तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन। तभी माना जाएगा कि आपने सीखा है, तभी माना जाएगा कि आपने अधिगम किया है। ठीक है बेटा, आप सारी बातें हम थोड़ी सी बाद में करें, आज थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, शुरुआत तो कर ले एटलीस्ट। ठीक है, शुरुआत तो कर ले, फिर हम सारी चीजें बाद में करेंगे। फुल स्क्रीन नहीं हो रही बेटा? फुल स्क्रीन हो रही होगी, ऐसे नहीं होता है, फुल स्क्रीन हो रही होगी बेटा। ज्योति प्रॉब्लम आ रही तो आप फोन करके पूछ लेना बेटा टेक्निकल टीम से, वो आपको और बता देंगे। तो सिंपल शब्दों में तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन एग्जैक्टली अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन की यदि हम बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बेटा स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। ठीक है, और एक होता है अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन की बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है स्थायी परिवर्तन और एक होता है अस्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किस किस से आता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की बात करें तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से। ठीक है, स्थायी परिवर्तन अभ्यास से आता है, प्रशिक्षण से आता है और अनुभव से आता है, जबकि अस्थायी परिवर्तन तो बीमारी से भी आता है, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, परिपक्वता, इसके अलावा मादक पदार्थों के सेवन आदि आदि। ठीक है, देखिए अधिगम का सिंपल भाषा में तो अर्थ होता है सीखना, लेकिन एग्जैक्टली हम ऑथेंटिक रूप से अधिगम की बात करें कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, स्थायी परिवर्तन भी और अस्थायी परिवर्तन भी। एग्जैक्टली अधिगम कहते किसे हैं? एग्जैक्टली अधिगम कहते किसे हैं? अधिगम कहते हैं व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है इसे क्या कहते हैं? अधिगम। ठीक है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, जबकि इसे अधिगम नहीं कहते हैं। ठीक है, इसे अधिगम नहीं कहते हैं, जबकि इसे अधिगम कहते हैं। किसे कहते हैं अधिगम? अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव आदि से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन करता है, उसे जस्ट क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। पहले आप समझ लीजिए, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बिल्कुल बार बार अभ्यास करने से कौन सा परिवर्तन आता है? स्थायी परिवर्तन। प्रशिक्षण से स्थायी परिवर्तन आता है, अनुभव से कौन सा परिवर्तन आता है? स्थायी परिवर्तन आता है। और स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। ठीक है, बीमारी के द्वारा परिवर्तन तो आता है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल निराश, हताश, टूट जाता है जीवन से, तो परिवर्तन आता है। लेकिन अगर वो स्वस्थ हो जाता है अच्छी तरह से तो वो वापस से उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन होता है बीमारी के कारण। थकान जब व्यक्ति को हो जाती है तो परिवर्तन आता है, लेकिन वो परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, संवेग, संवेग जैसे क्रोध, क्रोध क्या है? संवेग है। क्रोध जब आ जाता है तो कैसा? चेहरा चेंज हो जाता है भाई, परिवर्तन आता है। लेकिन जैसे क्रोध शांत हो जाता है वो गायब हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जैसे क्रोध आने पर आक्रमण करना,
आक्रमण करना मूल प्रवृत्ति, आक्रमण करता है व्यक्ति, पलायन कर जाता है भय लगता, तो ये जस्ट अस्थायी परिवर्तन है ना। परिपक्वता, परिपक्वता में भी अभ्यास का कोई सीन नहीं होता है। परिपक्वता जन्मजात मानी गई है, ठीक है, परिपक्वता जन्मजात मानी गई, जबकि अधिगम तो अर्जित होता है, ठीक है। अधिगम क्या होता है? अर्जित होता है। परिपक्वता जन्मजात होती है, अधिगम तो अर्जित होता है। और मादक पदार्थों के सेवन से भी परिवर्तन आता है, बस इन सब के द्वारा कौन सा परिवर्तन आएगा? अस्थायी परिवर्तन आएगा। कौन सा? अस्थायी। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए, बीमारी के द्वारा आए हुए व्यवहार में परिवर्तन को क्या अधिगम कहते हैं? हाँ या नहीं? क्या आंसर दोगे? नहीं, ठीक है। क्या आंसर दोगे? नहीं। इनमें से कोई भी चीज आ जाए। परिपक्वता के द्वारा आए हुए व्यवहार में परिवर्तन को क्या अधिगम कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनके द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है? अस्थायी परिवर्तन आता है, जबकि अधिगम कहते हैं स्थायी परिवर्तन को। इतनी बात क्लियर है बेटा? अधिगम कहते हैं स्थायी परिवर्तन को। तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है? स्थायी परिवर्तन आता है। तो अधिगम को यदि हम दो पंक्तियों में पंक्तिबद्ध करना चाहें तो क्या परिभाषा होगी? इतना लिख लिया सभी ने? ठीक है, लिख लिया सभी ने? हाँ बेटा, डेली क्लास होगी, मैं डेली आ रही हूँ। नेहा, ठीक है, नेहा मानीवाल। क्लियर है? ठीक। अब दो पंक्तियों में लिखेंगे हम। लिखिए, अधिगम, अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव आदि से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। ठीक है, लिख लीजिए इतना। सविता बेटा, परिपक्वता से स्थायी परिवर्तन नहीं आता है। कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि परिपक्वता जन्मजात होती है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है, जबकि अधिगम का संबंध तो वातावरण से होता है। ठीक है, परिपक्वता से स्थायी परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि जहां भी अभ्यास की भूमिका नहीं होगी, प्रशिक्षण की भूमिका नहीं होगी, अनुभव की भूमिका नहीं होगी, उसे हम स्थायी परिवर्तन नहीं कह सकते। इसीलिए परिपक्वता के द्वारा आया हुआ परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में भी आ चुका है, ये एग्जाम रीट में आई थिंक 2015 वगैरह में आया था कि परिपक्वता के द्वारा हुए व्यवहार में परिवर्तन को क्या अधिगम कहा जाता है? आंसर था नहीं, अधिगम नहीं कहा जाता है। 23 को हमारे यहाँ विवाह है। अच्छा, आपके यहाँ विवाह है बेटा? विवाह में कैसे पधारना होगा बेटा? रिचा, एग्जाम से पहले कोर्स तो हो जाए, कितनी टेंशन है ना आपको बेटा। कोर्स तो पूरा दे दिया है ना मैंने आपको, मतलब कितना अविश्वास रिचा बेटा। जबकि चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं ना। एक बात बताओ, कोर्स एक बार तो सबके पास आ गया है ना? रिकॉर्डेड कोर्स बेटा सबके पास आ चुका है ना? एक बार सबके पास आ चुका है ना? है ना? वो इसलिए दिया है ताकि आप ये ना सोचो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें क्लासेस ही नहीं मिल रही है ना? और मैं बोल रही हूँ लाइव क्लासेस पूरी करवाऊंगी आपको, ठीक है? लाइव क्लासेस भी पूरी करवाऊंगी, ठीक है? पे एक ही कोर्स का किया ना आपने, रिकॉर्डेड का, सॉरी लाइव का, लेकिन रिकॉर्डेड भी आपको दिया है, लाइव भी आपको मिलेगा, ठीक है? और भी जो कुछ मैं दे सकती हूँ वो भी आपको दूंगी, डोंट यू वरी, लेकिन विश्वास बनाए रखना।
BSTC और BA किया हुआ लेवल 2 के लिए एलिजिबल होता है क्या? नहीं बेटा, BSTC वाले लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल होते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? लिख लिया सभी ने? मतलब लिख लिया है, ये तो नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं मुझसे मतलब बर्थडे है, सगाई है, शादी है, ये सारी बातें कर रहे हो बेटा। मतलब ये सारी बातें करने के लिए याद कर रहे थे आप मुझे, या पढ़ने के लिए याद कर रहे थे? एक बात बताओ ईमानदारी से। ओके, संस्कृत फर्स्ट ग्रेड PDF नहीं डाली जा रही, ठीक है बेटा, मैं आज ही बोलती हूँ। हाँ बेटा, लाइव क्लास डेली आ रही हूँ रिचा, डेली आऊंगी। लिख लिया ये सभी ने? किसे कहते हैं अधिगम? अरे अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण, ये शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव आदि से लाभ उठाते हुए व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। स्थायी भी लिख सकते हैं, व्यवहार में स्थायी, व्यवहार में स्थायी लिख लो। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है, इसे जस्ट क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, अधिगम की परिभाषाएं। हम किसकी बात करेंगे? अधिगम की परिभाषाओं की बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, अधिगम की परिभाषाएं। पहली परिभाषा क्रो एवं क्रो के अनुसार लिखिए, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। नेक्स्ट, वुडवर्थ। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। लिख लो एक बार बेटा। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। एक और परिभाषा है वुडवर्थ की, लिख लीजिए। पहले लिख लो बेटा एक बार, फिर ये एक्सप्लेन करूंगी मैं। यस बेटा राकेश, टीचिंग लर्निंग वाला टॉपिक ही है ये, टीचिंग लर्निंग वाला टॉपिक है। अधिगम शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी के लिए अधिगम, बालक के लिए अधिगम, अधिगम टॉपिक है, लर्निंग टॉपिक है बेटा। यस, आगे बढ़े।
नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रॉनबेक। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन ही अधिगम है। नेक्स्ट है गेट्स व अन्य। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, गिलफर्ड। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। लिख लीजिए। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। ठीक है, अधिगम व्यवहार में। यस, पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लिख लिया सभी ने? सबने लिख लिया भाई? यस। हाँ रिचा, ऐसा करो, थोड़े पॉपकॉर्न इधर भी पास कर दो बेटा। लिख लिया होगा सभी ने? ज्योति समझाया ही नहीं है बेटा अभी तो मैंने, केवल परिभाषाएं लिखवाई हैं। पहले लिख लो आप। यस, लिख लिया। मौसम दहिया पीपीटी से पढ़ाओ ना मैम, तो पीपीटी से पढ़ा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु आपका लाडला आ गया। ठीक है, कुछ पीपीटी से पढ़ा देंगे, कुछ वैसे पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं पहले एक बार। देखो, क्रो एम क्रो का क्या कहना है। शब्दों पर आपको फोकस करना है बेटा, शब्दों पर फोकस करना है। क्रो एम क्रो ने क्या कहा कि सीखना आदतों, पहला शब्द, दूसरा ज्ञान, तीसरा अभिवृत्ति। तीन शब्द यहां पर ध्यान देने हैं।
क्रोएम क्रो का ये कहना है कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्जित होती है चीजें, आदत बताइए, पूछ लिया जाए अलग से कि आदत जन्मजात होती है, अर्जित होती है, तो क्या जवाब दोगे? आदतें अर्जित होती हैं। ठीक है, आदतें अर्जित होती है। किसी भी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो ऐसा करना हमारी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। तो आदतें कैसी होती है? अर्जित होती है। ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है, ज्ञान कैसा होता है? अर्जित होता है। अभिवृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण अर्जित होता है। जैसे माहौल में हम रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसी हमारी अभिवृत्ति बन जाती है, वैसी हमारी सोच बन जाती है। क्लियर है? 3 शब्दों पर फोकस करेंगे। क्रोएम क्रो क्या कहा? सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। ठीक। वुडवर्थ क्या कहा? वुडवर्थ ने नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं, ठीक है, नवीन ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है, नवीन ज्ञान ग्रहण करना, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया। यहाँ 2 शब्दों पर फोकस करना है वुडवर्थ की बात पर, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। ठीक। वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी है, एक और परिभाषा दी है, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। ये भी किसने कहा? वुडवर्थ ने। इतनी बात क्लियर हुई। क्रो एवं क्रो में 3 शब्द याद रखने हैं आपको, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन। 3 शब्दों पर फोकस करना है, लैंग्वेज पर नहीं, शब्दों पर फोकस करना है। वुडवर्थ 2 शब्दों पर फोकस करना है, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ की एक और परिभाषा याद रखनी है। क्या कहा इन्होंने? कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्रॉनबेक के लिए केवल एक शब्द याद रखना है, वो शब्द क्या है? अनुभव। वो शब्द क्या है? अनुभव। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना, संशोधन करना ही क्या है? अधिगम है। लेकिन किसके परिणाम स्वरूप? किसके परिणाम स्वरूप? अनुभव के परिणाम स्वरूप। क्रॉनबेक में एक शब्द ध्यान रखना है, अनुभव। गेट्स वन्य की मैं बात करूं तो 2 शब्द ध्यान रखने हैं, अनुभव व प्रशिक्षण। 2 शब्द ध्यान देने हैं, अनुभव व प्रशिक्षण। ठीक है, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? गेट्स व अन्य ने। गिलफोर्ड का क्या कहना है? गिलफोर्ड में केवल एक शब्द ध्यान रखना है, किसके परिणाम स्वरूप? व्यवहार। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। और स्किनर का क्या कहना है? स्किनर का कहना है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे हम अधिगम कर लेते हैं तो आगे से आगे, उत्तरोत्तर आगे से आगे हम क्या करते जाते हैं? अनुकूलन करते जाते हैं, एडजस्टमेंट करते जाते हैं। ठीक है, अनुकूलन करते जाते हैं, एडजस्टमेंट करते जाते हैं। तो ये सारी परिभाषा आई थिंक आपको याद हो गई होंगी। शब्दों पर फोकस करना, बार बार बोल रही हूँ, शब्दों पर फोकस करना, पूरी लैंग्वेज को रटना नहीं है, शब्दों पर फोकस करना। वापस देख लो आप एक बार। क्या कहा क्रोएम क्रो ने? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रोएम क्रो का कहना है। वुडवर्थ नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं, 2 शब्दों पर फोकस करना। और एक और परिभाषा वुडवर्थ की क्या है? कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्लियर? क्रॉनबेक, क्रॉनबेक में एक शब्द ध्यान रखना है, कौन सा? अनुभव। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। गेट्स वन्य, 2 शब्द याद रखने हैं, अनुभव व प्रशिक्षण। अनुभव व प्रशिक्षण। गिलफोर्ड केवल एक शब्द याद रखना है, व्यवहार। व्यवहार के द्वारा। ठीक है, व्यवहार के द्वारा। और स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? परिभाषाएं हो गई। परिभाषाओं के बाद यदि हम विशेषताओं की बात करें तो क्या विशेषता निकलती है अधिगम की? सीखना क्या होता है? सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है बेटा। हम कभी भी, कहीं भी, किसी से भी सीख सकते हैं, बशर्ते कि हम सीखने के लिए क्या हो? तत्पर हो। मैं आपसे काफी बातें सीख सकती हूँ, आप मुझसे काफी बातें सीख सकते हैं। छोटे बच्चे से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, यदि हम सीखने के लिए क्या है? तत्पर है। तो सीखना क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। सीखना वातावरण की क्या है? उपज है। सीखना वातावरण की क्या है? उपज है। हमेशा इस वातावरण से कुछ न कुछ ऐसा उपजता रहता है कि हम सीखते चले जाते हैं। सीखना वातावरण की उपज है। सीखने से व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। बुद्धि में क्या होता है? विकास होता है। सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है, बुद्धि में क्या होता है? विकास होता है।
सीखना अनुभवों का क्या है? संगठन है, अनुभवों का संगठन। सीखकर हमने कई अनुभवों का क्या कर लिया? संगठन कर लिया। सीखना एक खोज करना है। अरे हमने कोई नया काम सीख लिया, यानी हमने एक नई खोज कर ली। मान लीजिए कोई टॉपिक जो आज तक आपने नहीं सुना हो, उसको यदि आपने सीख लिया तो एक नई खोज हो गई ना। तो सीखना एक खोज करना है। अधिगम से अपेक्षाकृत कौन सा परिवर्तन होगा? स्थायी या अस्थायी? स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन होता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो परिभाषाओं के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अधिगम की विशेषताएं। हेडिंग डाल लीजिए, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, शुरू करें लिखना। नंबर 1, सीखना सार्वभौमिक है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना है। सीखना बुद्धि में विकास करना है। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लिख लो। सीखना एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। लिख लीजिए भाई जल्दी से। कितने पॉइंट हो गए थे बेटा? 7, 8। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक
दोनों प्रकार का होता है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना एक खोज करना है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं। अधिगम से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मुझे लगता है इस ऋचा को कुछ हो गया। ऋचा बेटा, आप थोड़ा सा डॉक्टर के दिखा लो ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी पॉपकॉर्न खा रही थी और अब पता नहीं कहाँ आ गई हो, 5th यूनिट पर आ गई हो। अधिगम में परिवार, अध्यापक, मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिख लो जल्दी से। अधिगम सक्रिय रहकर होता है। अधिगम में समय लगता है।
अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, 1 मिनट लिखो। 1 मिनट में वापस आ रही हूँ बेटा, 1 मिनट में वापस आ रही हूँ। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? लिख लिया? अच्छा, ऋचा बोल रही है बेटा कि मैम आपके प्रभात वक्त में 5 यूनिट है इसलिए कहा। अभी मैं बता रही हूँ यूनिट कौन सी है। ठीक है, अभी बताती हूँ। आप देखो ये यूनिट कौन सी है। अगर हम रीट की बात करते हैं, यूनिट्स एक तो रीट में है और एक फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, अब रीट की बुक बिल्कुल मैं लेकर आई हूँ। रीट की बुक मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये प्रभात है बेटा, रीट की बुक। ठीक है, प्रभात बुक है ये। और प्रभात बुक में जो नई प्रभात की बुक आई है, क्योंकि वापस से यूनिट्स में कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, नया सिलेबस आया था, आपको पता होगा, कुछ चेंजेस किए गए थे। इसमें ये नई बुक है। इसमें देखिए, पहली यूनिट हम पढ़ चुके हैं कौन सी? बाल विकास। ठीक है, बाल विकास यूनिट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें सेकंड यूनिट पर्सनैलिटी वाली है, व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, थर्ड यूनिट है समायोजन की। फोर्थ यूनिट है किसकी? फोर्थ यूनिट है अधिगम की। यानी रीट वाले बच्चों के लिए यूनिट कौन सी है? फोर्थ। कभी भी कोई भी यूनिट पढ़ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वालों की यूनिट कौन सी है? थर्ड यूनिट है। यस, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए थर्ड यूनिट थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए यूनिट थर्ड है बेटा ये। बाकी आप यूनिट के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? मैं कोई टॉपिक अपना नहीं छूटेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रीट वालों के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये सेकंड यूनिट ही है आपकी। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड ही है, बट नए के अकॉर्डिंग जो नई बुक प्रभात बुक में भी इसमें रीट की कौन सी यूनिट है? अरे फोर्थ यूनिट है बेटा, सॉरी फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ यूनिट है। कौन सी यूनिट है? फोर्थ यूनिट, क्योंकि फिफ्थ यूनिट तो अपने, देखो वापस से बता देती हूँ मैं। फर्स्ट यूनिट बाल विकास, सेकंड व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ेंगे, थर्ड में समायोजन पढ़ेंगे हम, और फोर्थ यूनिट है ये वाली अधिगम वाली, और पांचवी यूनिट जो है अपनी वो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं। उसमें क्या है? प्रक्रियाएं हैं। लेकिन ये यूनिट कौन सी? फोर्थ यूनिट है। ये यूनिट फोर्थ है। बात क्लियर है?
रीट वालों के लिए ये 4th यूनिट है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ये 3rd यूनिट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की बात करें, किसकी, आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड में मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुकी हूँ, सेकंड यूनिट भी पढ़ा चुकी हूँ और 3rd यूनिट चल रही है। ठीक है, जबकि रीट वालों को फर्स्ट यूनिट पढ़ाई है और यूनिट 4 चल रही है। क्लियर है, फर्स्ट ग्रेड वालों को फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुकी हूँ मैं, सेकंड यूनिट पढ़ा चुकी हूँ और 3rd यूनिट चल रही है। क्लियर है, बाकी यूनिट के चक्कर में क्यों पढ़ते हो, सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको और मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी। बात समझ में आ गई है बेटा? तो हम अधिगम पढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर के क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम पढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ, रीट की न्यू बुक आ गई है बेटा, मार्केट में आ गई है और मैंने कुछ आपसे कहा भी था, प्रॉमिस किया था कि मैं होम डिलीवरी वाला कुछ बताऊंगी आपको। अभी तक शुरू ही नहीं किया बेटा, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रही, लेकिन मैं बताती हूँ आपको 1-2 दिन में वापस। ठीक, फर्स्ट ग्रेड की बुक, नई बुक नहीं आई है बेटा, फर्स्ट ग्रेड की बुक नई नहीं आई है, थोड़ा सा समय लगेगा, समय लगेगा और आप वेट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी भी सामने नहीं आई है, तो आप वेट कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए अब इन्हें समझते हैं हम, आ जाइए। अधिगम की विशेषताएं, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं हम अधिगम की विशेषताएं। सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, हम कहीं भी कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना वातावरण की उपज है, हमेशा इस वातावरण से कुछ न कुछ उपजता रहता है कि हम सीखते चले जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं तो सब कुछ सीख चुका, नहीं। सीखना तो क्या है, वातावरण की उपज है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, सीखना निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई व्यक्ति कभी भी सीख सकता है। ठीक, सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना है। जब हम सीख लेते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना है। सीखना बुद्धि में क्या करना है, विकास करना है। सीखना बुद्धि में क्या करना है, विकास करना है। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सीखना एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, हम करते चले जाते हैं, क्रियात्मक प्रक्रिया है सीखना। ठीक, सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। डेफिनेटली आप, कई बच्चे गलत आते भी तो सीखते हैं ना, अच्छे भी सीखते हैं लेकिन गलत भी सीखते हैं। तो सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। सीखना अनुभव का क्या है, संगठन है। सीखना एक खोज करना है, कोई नया काम सीख लिया यानी आपने एक नई खोज कर ली। सीखना खोज करना है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती है, कई विधियों के द्वारा आप सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, लिख करके सीखते हैं, रट रट कर सीखते हैं। सीखने की कई विधियां होती हैं। अधिगम से अपेक्षाकृत परिवर्तन कौन सा होता है, स्थायी परिवर्तन। अधिगम से अपेक्षाकृत कौन सा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम में परिवार, अध्यापक और मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, परिवार की, सबसे पहले बच्चा परिवार में सीखता है, उसके बाद विद्यालय जाता है तो अध्यापक के संपर्क में आता है, मित्रों के संपर्क में आता है। तो सीखने में परिवार, अध्यापक और मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? अधिगम सक्रिय रहकर होता है, निष्क्रिय रहकर नहीं। अधिगम सक्रिय, अगर आप पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं तो आप सीख लोगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। अधिगम में समय लगता है, तुरंत नहीं होता अधिगम, क्योंकि अधिगम से तात्पर्य, अब आप कहोगे कि मैडम हमें तो तुरंत हो रहा है, तो बेटा एग्जैक्टली, लेकिन अधिगम से तात्पर्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन में तो समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे मेरे पास आए और मैंने ये सोचा कि आज अभी इसी वक्त आपके व्यवहार में परिवर्तन ला दूंगी, जरूरी नहीं है, समय लग सकता है। इसीलिए हम कहेंगे अधिगम में समय लगता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यह सीखते चले जाओगे, सीखने से ही तो सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यदि हम सीखते चले जाते हैं तो हम आगे से आगे सामंजस्य करते चले जाते हैं। हमने, बच्चे ने 5th क्लास का ज्ञान कर लिया तो आराम से वो 6th क्लास के साथ सामंजस्य करेगा, देन 7th के साथ सामंजस्य करेगा, देन 8th के साथ सामंजस्य करेगा। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। विशेषताएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। सीखना क्या है, सार्वभौमिक है।
सीखना वातावरण की उपज है, जीवन पर्यंत चलता है। सीखने से व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बुद्धि में क्या होता है, विकास होता है। सीखने में भी समय लगता है। सीखना एक खोज करना है। सीखना अनुभव का संगठन है। और अधिगम से अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन कौन सा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम दो प्रकार, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। सीखने में बहुत सारी विधियां क्या होती, सम्मिलित होती हैं। अधिगम में परिवार, अध्यापक, मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? अधिगम की विशेषताएं क्लियर हैं? ठीक, तो इससे आगे की चर्चा हम कल करें या आज ही पढ़ें? ओ, सेकंड ग्रेड की बात ही नहीं करते हैं बेटा। सेकंड ग्रेड की बात इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सेकंड ग्रेड में कंफ्यूजन ही नहीं है कुछ। कृष्णा बेटा, सेकंड ग्रेड में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई यूनिट नहीं है सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में जस्ट टॉपिक हैं, सारे टॉपिक हैं बेटा। बाल विकास भी है, अधिगम भी है, व्यक्तित्व भी है, बुद्धि भी है, समायोजन भी है। ठीक है, क्लियर, सारे टॉपिक हैं। यूनिट्स वाली बात केवल बेटा किस में होती है, रीट में होती है। और फर्स्ट ग्रेड में यूनिट है, बट सेकंड ग्रेड में सीधे टॉपिक दिए हुए। सेकंड ग्रेड में यूनिट्स का जिक्र नहीं है, यूनिट्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और सेकंड ग्रेड में बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, यूनिट का कहीं कोई जिक्र नहीं। और ना ही पेडागोजी है, ना पेडागोजी नहीं है। कुछ एक दो टॉपिक बस एक्स्ट्रा है उसमें, सेकंड ग्रेड में पेडागोजी नहीं है। पेडागोजी रीट में भी है, पेडागोजी फर्स्ट ग्रेड में भी है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। इसलिए सेकंड ग्रेड का बहुत ज्यादा जिक्र करने का, सेकंड में टॉपिक पढ़ रहे हैं ना आप, टॉपिक पढ़ते चले जाओ। ठीक है, टॉपिक पढ़ते चले जाओ, बस ये चीज है। ठीक है बेटा, यस यस यस। सर्टिफिकेट पर आ गए। मधु दीक्षित, कहाँ जा रही हो बेटा? अभी तो मैं गई नहीं हूँ, आज ही पढ़ा देते। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे हम बात करेंगे किसकी, अधिगम के सोपान की। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपानों की हम बात करेंगे। ठीक, अब देखिए इधर, ये कौन है? 1 मिनट। ये बेटा आप हैं। सोपान अब आज ही पढ़ाऊंगे बेटा, मैंने लिख दिया है ना, लिख दिया इसलिए पढ़ेंगे हम आज ही। ये आप हैं और आप मुरझाए हुए इसलिए हैं क्योंकि आपको आवश्यकता है किसकी, नौकरी की। आप मुंह लटकाकर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको आवश्यकता है किसकी, नौकरी की। नौकरी मिल जाती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलती है तो चेहरे पर बेटा क्या आ जाती है, मुरझाहट आ जाती है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं और देन हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि आप मुरझाए हुए इसलिए क्योंकि आपको आवश्यकता है नौकरी की। नौकरी नहीं मिलती तब तक ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो बिल्कुल आपको आवश्यकता है, क्या है, आवश्यकता। और यही आवश्यकता किसका काम करती है, अभिप्रेरणा का। ठीक है, आवश्यकता किसकी, आपको नौकरी की। देखो ये रही नौकरी, लक्ष्य। ठीक है, ये रही नौकरी, लक्ष्य। ये गोल आपको प्राप्त करना है। ठीक है, आपको नौकरी की आवश्यकता, ये नौकरी आपको प्राप्त करनी है। तो जैसे आप नौकरी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े तो बेटा ये जीवन है, और जीवन में क्या आ गई, जीवन में क्या आ गई, बाधाएं। ये क्या है, बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, बाधाएं। देखो सबसे पहले नंबर 1
की हम बात करें तो नंबर 1 पर आपको क्या है, सबसे पहले आवश्यकता। और वो आवश्यकता हमें क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। आवश्यकता किसकी, आपको लक्ष्य की। लक्ष्य को हम नंबर 2 पर रख सकते हैं। आवश्यकता किसकी, लक्ष्य की। लेकिन जब आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए गए तो बीच में क्या आ जाती है, बाधाएं। बाधाएं कोई भी आ सकती है बेटा, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती। तो आपके मार्ग में भी क्या आ गई, बाधाएं आ गई। तो नंबर 3 पर हम किसको रख देंगे, नंबर 3 पर हम किसको रख देंगे, बाधाओं को रख देंगे। बाधाएं मार्ग में आ गई, लेकिन बाधाओं को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या हुए, तत्पर हुए कि नहीं मुझे तो बाधा दूर करनी है, कैसे भी करके बाधा दूर होनी चाहिए। क्योंकि बाधाओं को देखकर यदि आप बैठ जाएंगे, बाधाओं को देखकर यदि आप घबरा जाएंगे तो कभी भी आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाधाएं सबके जीवन में एक समान नहीं होती, सबके साथ अलग अलग बाधाएं होती हैं। किसी के साथ कोई बाधा है, किसी के साथ कोई बाधा है, तो किसी के साथ कोई बाधा है। लेकिन बाधाओं को देखकर थक कर बैठ जाने से काम नहीं चलता। जीवन में बेटा बाधाओं को दूर करना होता है, और दूर करने के लिए आप में सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, तत्परता का होना। आप भी बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर हुए। तत्पर होने के लिए फिर आपने वातावरण क्रिएट किया, एक अधिगम स्थिति बनाई। अधिगम स्थिति कह दो या कह दो वातावरण। क्या क्रिएट किया, वातावरण। आपने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि जिससे बाधाएं क्या हो जाएं, दूर हो जाएं ना। सबसे पहले तो आप मुरझा कर बैठे नहीं, आप बिल्कुल उठ के खड़े हो गए, तत्पर हो गए। तत्पर होने के बाद आपने कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई, आपने कुछ ऐसा माहौल बनाया, ठीक है, आपने कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट किया। और फिर इस वातावरण के साथ आपने क्या की, इस वातावरण के साथ, तत्परता के साथ आपने क्या की, अंतःक्रिया। और जब वातावरण के साथ अंतःक्रिया की, वातावरण के साथ अंतःक्रिया की, समझौता किया, समझौता करते हुए बाधाओं को क्या कर दिया, दूर। बाधाओं को दूर कर दिया तो आपको क्या मिला बेटा, पुनर्बलन। क्या मिला, पुनर्बलन। पुनर्बलन मिला कि यस, हिम्मत और हौसला रखने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। बाधाएं पूरी उम्र रहने के लिए हमारे पास नहीं आती हैं, अरे आती हैं और चली जाती हैं। यदि हम तत्परता के साथ अच्छा सा एक वातावरण क्रिएट करें, पूरी बाधाओं को दूर करने की कोशिश करें, तो फाइनली बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जैसे बाधा दूर हो जाती है तो क्या मिलता है, पुनर्बलन। क्या मिलता है, पुनर्बलन। पुनर्बलन मिला, फिर आपने सारे अनुभवों का क्या किया, संगठन। अनुभवों का क्या किया, संगठन। सारे अनुभवों का संगठन किया कि मैं कहां से चला था, मैं कैसे चला था, मैंने जीवन में क्या क्या काम किए, ठीक है, कहां से चला था, कैसे चला था, क्या क्या काम मैंने जीवन में किए, कैसे मैंने बाधाओं को क्या किया, पार किया, ठीक है, किस प्रकार से मैंने बाधाओं को पार किया। बाधाओं को पार करने से आपको क्या मिला, पुनर्बलन मिला, ठीक है, पुनर्बलन मिला। और आप कहां तक पहुंच गए, लक्ष्य तक पहुंच गए। और लक्ष्य तक पहुंच गए आप, तो आपके व्यवहार में डेफिनेटली क्या आ गया, परिवर्तन। व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन। एक बार वापस से देखेंगे, ठीक, वापस से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको आवश्यकता थी किसकी, मान लो नौकरी की। नौकरी, लक्ष्य, आपको किसकी आवश्यकता थी, नौकरी की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले क्या क्रिएट हुई, आवश्यकता। आवश्यकता किसकी है, नौकरी की है, नंबर 2। लेकिन जब नौकरी की आवश्यकता की ओर आगे बढ़े तो नंबर 3 क्या आई, बाधाएं। फिर नंबर 4 पर आप क्या रहे, तत्पर। तत्पर रहते हुए आपने वातावरण क्रिएट किया, नंबर 5। नंबर 6 उस वातावरण से क्या किया, अंतःक्रिया, बाधाओं को क्या किया, दूर। फिर आपको नंबर 7 क्या मिला, पुनर्बलन। फिर नंबर 8 अनुभव का क्या किया आपने, संगठन, ठीक है। और फिर व्यवहार में क्या आ गया, आपके परिवर्तन। फिर व्यवहार में क्या आ गया, आपके परिवर्तन। सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा। वापस देख लीजिए, ठीक है। आपको आवश्यकता थी किसकी, नौकरी की। किसकी आवश्यकता थी आपको, नौकरी की, ठीक है। तो जैसे आगे बढ़े मार्ग में क्या आई, बाधाएं। बाधाएं आई तो आप उनको दूर करने के लिए क्या हुए, तत्पर। आपने सब माहौल क्रिएट किया, वातावरण बनाया, उस वातावरण के साथ क्या किया, अंतःक्रिया की। अंतःक्रिया की तो ये बाधाएं क्या हो गई, दूर। जैसे ही बाधा दूर हुई आपको क्या मिला, पुनर्बलन मिला कि यस, बाधाएं दूर हो गई। आपने अपने सभी अनुभवों का संगठन किया कि मैं कहाँ से चला था, क्या क्या काम मैंने किए, मेरे जीवन में कितनी बाधाएं आई, मैंने कैसे उनको पार किया। अनुभव से काफी कुछ सीखता है व्यक्ति, पता है आपको। ये अनुभव का संगठन किया और फाइनली फिर व्यवहार में आपके क्या आ गया, परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन आ गया, नौकरी मिल गई और चेहरे पर क्या आ गई, मुस्कान, ठीक है। चेहरे पर क्या आ गई, चेहरे पर क्या आ गई, मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान,
ठीक है, ये प्यारी सी मुस्कान आ गई चेहरे पर। बिल्कुल, नौकरी मिलने के बाद आपके चेहरे पर बेटा ऐसी ही मुस्कान आएगी। नौकरी मिलने पर ऐसी ही मुस्कान आएगी, प्यारी सी मुस्कान आएगी, दिल की खुशी आएगी, दिल की मुस्कान आएगी। और मैं आप सभी के चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान देखना चाहती हूँ, जो मिलेगी, जो आएगी कब, नौकरी लगने के बाद। ठान लो कि नौकरी चाहिए, ताकि ये प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आ सके और आपका चेहरा और ज़्यादा खूबसूरत बन सके, जिसको हर कोई देखना पसंद करे। तो बिल्कुल ये सब होते हैं अधिगम के सोपान। ये सब क्या है? अधिगम के सोपान। चलो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। पहला सोपान लिखो, नंबर वन आवश्यकता या अभिप्रेरणा। ठीक है, या लिखवाऊं अलग से? नहीं लिखवाऊंगी, लिखो, बोल रही हूं, लिखे हुए सारे। नंबर 1 लिखो, आवश्यकता या अभिप्रेरणा। ठीक है, मैं बोल रही हूं, आप लिखते जाओ। नंबर 1 आवश्यकता या अभिप्रेरणा। नंबर 2 लक्ष्य या उद्देश्य। नंबर 2 लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य। नंबर 3 क्या लिखोगे? लिखा हुआ है आपके सामने। नंबर 3 बाधाएं। नंबर 3 बाधाएं। नंबर 3 बाधाएं। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 तत्परता। नंबर 4 तत्परता। नंबर 4 लिखो, तत्परता। नंबर 5 लिखो, अधिगम स्थिति या वातावरण। नंबर 5 लिखो, अधिगम स्थिति या वातावरण। अधिगम स्थिति या वातावरण। अधिगम स्थिति या वातावरण। नंबर 6 लिखो, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। वातावरण के साथ अंतःक्रिया या विभिन्न अनुक्रियाएं। विभिन्न अनुक्रियाएं। ठीक है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया या विभिन्न अनुक्रियाएं। ठीक है, देन नंबर 7 पुनर्बलन। नंबर 7 पुनर्बलन। नंबर 8 अनुभवों का संगठन। नंबर 8 अनुभवों का संगठन। और नंबर 9 व्यवहार में परिवर्तन। नंबर 9 व्यवहार में परिवर्तन। ये सब है अधिगम के सोपान। देखो, ये जीवन है, सारी चीजें होती हैं बेटा, बाधाएं भी आती हैं, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो हिम्मत और हौसला रखता है। जो हिम्मत और हौसला रखता है वो बाधाओं रूपी अंधेरों से गुजरकर उजालों की ओर आ जाता है, और जो हिम्मत हौसला नहीं रखता वो बाधाओं रूपी अंधेरों में गुम होकर रह जाता है। और बाधाएं आती हैं और आनी भी चाहिए। अरे वो जीवन ही क्या जिसमें बाधाएं नहीं आए? जीवन है तो बाधाएं हैं, बाधाएं आती हैं, बाधाएं आनी भी चाहिए, क्योंकि बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं। बाधाएं हमारी परीक्षा लेती हैं, हमें काफ़ी मजबूत बना देती हैं, हमें काफ़ी अनुभव प्रदान करती हैं बाधाएं। तो बिल्कुल बाधाओं के आने पर घबराओ मत, बल्कि तत्परता के साथ वातावरण क्रिएट करो, अधिगम स्थिति बनाओ, उस वातावरण के साथ अंतःक्रिया करो, विभिन्न अनुक्रियाएं करो, बाधाएं दूर हो जाएंगी, इससे आपको पुनर्बलन मिलेगा। आप अपने सभी अनुभवों का संगठन करो और आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। तो बेटा ये थे अधिगम के सोपान। ठीक है, अधिगम के सोपान यहाँ तक की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है, और आगे हम चर्चा, ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे किसको लेकर के? पहले हम सिद्धांतों को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमें पढ़ने हैं बहुत सारे सिद्धांत। तो आज की इतनी चर्चा आप ध्यान रखेंगे। अधिगम क्या होता है ये आपने जाना, अधिगम की परिभाषाओं को जाना, अधिगम की विशेषताओं को जाना, अधिगम के सोपान को जाना। आज की क्लास पूरी तरह से आत्मसात कर लेना। ठीक है, इससे आगे की चर्चा बेटा बिल्कुल हम कल करेंगे। ठीक है, आगे की चर्चा कल करेंगे। और अब जिनको कुछ मुझसे पूछना है वो रुक जाएं, बाकी बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, जिनको जो पूछना है वो रुक जाएं। यस मधु दीक्षित, थैंक यू सो मच बेटा। रेनू बेटा बिल्कुल पहले की क्लास मिल जाएगी आपको, पूरी क्लास मिलेगी बेटा। आप फोन कर लेना बेटा, फोन पे संपर्क कर लेना, मिल जाएगी, पूरी क्लास मिलेगी।
रिचा थैंक यू सो मच बेटा। खुशबू गुड नाइट, थैंक यू सो मच। राज मित्तल मतलब बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। अनुराधा, ज्योति, सीमा, टीना थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। कृष्णा बेटा कल पढ़ेंगे। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। 2021 का सर्टिफिकेट मैंने एग्ज़ाम में काम आएगा क्या बेटा? मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी आपके सामने। फर्स्ट ग्रेड की वर्ड हिस्ट्री की क्लास लगवाएं, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, आपका पहला अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी सविता बेटा अभी फ़िलहाल टाइम यही रहेगा, टाइम यही रहेगा अभी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। संस्कृत की पीडीएफ के लिए बिल्कुल बेटा मैं बोलती हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, थैंक यू सो मच।